नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं अपने टॉपिक समरूप तथा सर्वांगसम के बारे में। समरूप और सर्वांगसम क्या होते हैं इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, समरूप सर्वांगसम, ठीक है। जैसा कि अगर इसको हम तोड़ते हैं, छोटे संधि विच्छेद से करते हैं इसका हम, तो क्या मिलता है यहाँ पे? समरूप, यानी समरूप। दो वर्डों में तोड़ते हैं, यानी सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब समान, रूप का मतलब रूप वाले, एक तरह से समान रूप वाले। और सर्वांगसम की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा क्या? सर्व धन अंग धन सम। सर्व माने सभी, अंग माने पार्ट या हिस्सा, सम माने बराबर। ध्यान देना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दो आकृतियों का कंपेरिजन एक तरह से हम यहाँ पे करते हैं। जैसे दो या दो से अधिक फिगर हैं, आकृतियाँ, तो वहाँ पे कई कंडीशन दो कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन क्या बनता है? या तो मतलब उसके समान रूप का होगा। दूसरा कंडीशन क्या बनेगा? उसके बराबर भी हो सकता है। बात सुने, तो समरूप का मतलब होता है कि समान रूप वाले, और सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? ऐसी दो या दो से अधिक आकृतियाँ जिनके प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर हो, प्रत्येक अंग आपस में क्या हो? एक तरह से बराबर, उसे हम सर्वांगसम कहते हैं। ऐसे दो या दो से अधिक आकृतियां जो एक ही रूप वाले हो, एक ही रूपरेखा वाले हो, एक जैसी दिखने वाली हो, उसे हम क्या बोलते हैं? समरूप कहते हैं। और ऐसी दो या दो से अधिक आकृतियां जिनके प्रत्येक एक जैसी दिखने वाली तो हो, लेकिन साथ साथ उसके प्रत्येक भुजाएं या फिर यानी प्रत्येक अंग भी आपस में क्या हो? बराबर हो। जैसे मैं एक समबाहु त्रिभुज बना रहा हूँ। क्या है ये? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज, ध्यान देना पे। तो ये 60 अंश, ये भी 60 अंश और ये भी 60 अंश, ठीक है। एक छोटा सा समबाहु त्रिभुज में बना रहा हूँ। ये भी हमारा क्या है? समबाहु त्रिभुज है। ये भी 60 अंश है और ये भी 60 अंश और ये भी 60 अंश है, ठीक है। तो यानी ये आकृति इसकी क्या होगी? समरूप होगी। क्या होगी? समरूप है। इसका मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसका मानते हैं 2 और 2 सेंटीमीटर की आकृतियाँ हैं। पास में आगे, तो नहीं, यह आकृति इसके समरूप होगी या फिर यह आकृति इसके समरूप होगी, ठीक है। अब जैसे इसी में हम एक आकृति सेम थिंग ऐसा ही ले लेते हैं, यानी ए भी समरूप समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, यानी 60 अंश, 60 अंश और 60 अंश, ठीक है। यानी इसकी भी भुजाएं 5 ही मान लेते हैं। तो ध्यान देना पे, यह आकृति इसके सर्वांगसम होगी और यह आकृति इसके समरूप भी होगी, लेकिन यह आकृति इसके समरूप होगी, लेकिन यह आकृति इसके सर्वांगसम नहीं होगी, ठीक है। इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजाएं कितनी है? 5 सेंटीमीटर के हैं। इसकी कितनी है? 2-2 सेंटीमीटर की है। यानी इसके प्रत्येक अंग आपस में बराबर नहीं है, इसलिए इसके सर्वांगसम नहीं होंगे, ठीक है। यानी यह इसके समरूप होगी। बात में आगे, तो इसी तरह से समरूप और सर्वांगसम आप लोग को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इस समरूप या सर्वांगसम में कंडीशन क्या बनते हैं, ऐसे और दो चार एग्जाम्पल देखना देख सकते हैं। जैसे हम वृत्त ले लेते हैं। वृत्त में जैसे एक छोटा सा मैं वृत्त ले रहा हूँ, ठीक है, एक बड़ा सा वृत्त ले रहा हूँ। ये वृत्त, इसकी त्रिज्या 5 से मतलब मानते हैं इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी त्रिज्या मानते हैं हमारे क्या? 3 सेंटीमीटर का। ये 3 सेंटीमीटर का वृत्त है, ये हमारा 8 सेंटीमीटर का है। और एक और वृत्त हम ले लेते हैं, मानते हैं इसका भी त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला वृत्त है। अब देखिए, ये वृत्त इसके हमेशा क्या होगा? सर्वांगसम होगा और समरूप भी होगा। और यह क्या? इसके सर्वांगसम नहीं होगा, लेकिन ये इसके समरूप है, यानी समान रूप वाले हैं। समरूप का मतलब सिंपल सा होता है कि भाई समान रूप वाले। सर्वांगसम का मतलब होता है कि सभी अंग समान, ऐसी दो या दो से अधिक आकर इसके सभी अंग आपस में क्या हो? बराबर, उसे सर्वांगसम कहते हैं। बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो ये हमारा समान रूप वाले हैं और ये हमारा सर्वांगसम वाले हैं। बस में नहीं। अब देखिए, समरूप होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे टॉपिक त्रिभुज की समरूपता है, त्रिभुज की सर्वांगसमता। देखिए, समरूप में क्या होगा कि इसमें ये जरूरी नहीं कि भुजाएं आपस में बराबर हो। समरूप में ये जरूरी नहीं कि भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। बस कोण अगर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यानी समरूप में केवल कोण आपस में बराबर हो तो आकृति हमेशा समरूप हो ही जाएगी। तो त्रिभुज की सर्वांगसमता में जो हम पढ़ते हैं, इसमें हमेशा 3 कंडीशन बनते हैं। ध्यान देना पे, त्रिभुज की सर्वांगसमता में जैसे हम कोई दो त्रिभुज ले लेते हैं,
यह त्रिभुज सर्वांगसम तभी होंगे, इसके लिए 3 शर्तें होती हैं। वो 3 शर्तें कौन कौन सी होती हैं ध्यान देना पे। मानते हैं हमारा P, ये हमारा Q, ये हमारा R है, ये हमारा A, ये हमारा B, ये हमारा C है। इसमें 3 कंडीशन हमेशा बनते हैं। त्रिभुज के सर्वांगसमता के कंडीशन क्या क्या बनते हैं? 3 कंडीशन। पहला कंडीशन क्या बनता है? यदि दोनों आकृतियां आपस में सर्वांगसम तभी होंगे, यानी ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम तभी होंगे जब इसकी प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर हो। ठीक है, पहला कंडीशन। तो यहाँ पे पहला कंडीशन, यदि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, ये पहला कंडीशन। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या बनता है? दूसरा कंडीशन इसमें बनता है कि अगर हम कोई 2 भुजा और 1 कोण आपस में बराबर कर दें। दूसरा कंडीशन, 2 भुजा 1 कोण आपस में बराबर कर दें। तीसरा कंडीशन, 1 भुजा कोई 2 कोण आपस में बराबर कर दें। ठीक है। और जो चौथा कंडीशन बनता है, तीनों कोण आपस में बराबर कर सकते हैं, लेकिन तीनों कोण अगर आपस में बराबर करेंगे तो वहां पे वो आकृति समरूप होगी, न कि सर्वांगसम होगी। तो ये 3 कंडीशन सर्वांगसम के बनते हैं, और जो चौथा कंडीशन बनता है वो समरूप का कंडीशन बन जाता है। ठीक है। तो यानी यदि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, यदि 2 भुजाएं तथा 1 कोण आपस में बराबर हो। तीसरा, यदि 1 भुजा तथा 2 कोण आपस में बराबर हो। बात में तो कोई त्रिभुज हमारा सर्वांगसम तभी होगा। इसके लिए 3 शर्तें होती हैं। पहला शर्त होता है यदि हम तीनों भुजाओं को आपस में बराबर दिखा दें। दूसरा कंडीशन, यदि हम 2 भुजाएं 1 कोण को आपस में दिखा दें। तीसरा कंडीशन, हम 1 भुजा और 2 कोण को आपस में बराबर दिखा दें। तो इस अवस्था में हमारी आकृति क्या हो जाएगी? सर्वांगसम हो जाएगी। बातें समझ आ गई? तो इसके बारे में थोड़ा सा नोट कर लीजिए। बस आज एक टॉपिक और बताना चाहता हूं मैं यहाँ पे। इस पर सवालें जो लगती हैं वो कैसे लगती हैं? सवालें ध्यान देना यहाँ पे। सवाल इस पर कैसे लगते हैं? ये सवाल से आकृति अगर कोई समरूप है या फिर सर्वांगसम, इस पर सवालें कैसे किस टाइप की बनती हैं? सवालें इसमें जो कंडीशन होता है समरूप या सर्वांगसमता में, इसमें यह कंडीशन होता है कि जो हमारे आकृति समरूप या सर्वांगसम होती हैं उसमें हमेशा जो संगत भुजाएं होती हैं उनका रेशियो जो होता है, यानी उनका जो अनुपात हम निकालते हैं वो हमेशा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। जैसे हम कोई 2 आकृतियाँ ले लें। पहली आकृति हमारा यहाँ पे क्या है? ABC मान लेते हैं। माना पहला त्रिभुज हमारा ABC है, और दूसरा त्रिभुज हम क्या मान लेते हैं? हम मानते हैं P और QR। यदि इनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं, ठीक है, PQR ले लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे आकृतियाँ समरूप या सर्वांगसम है, तो इसमें क्या होता है कि इसकी संगत भुजाओं का अनुपात जो आपस में हमेशा बराबर होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा AB अपान, जैसे इसके संगत हमारी क्या हो जाएगी? ये भुजा ले लेते हैं, इसकी संगत हमारी ये भुजा, और इसके संगत हमारी क्या है? इसको लेकर चलते हैं। यानी AB अपान PQ ये हमेशा बराबर होगा। क्या होगा? AB अपान PQ हमेशा बराबर हो जाएगा। इसकी जो असंगत भुजा यानी BC अपान QR अपान इक्वल टू यहाँ पे AC अपान PR के, ये हमेशा कंडीशन बन करके सामने आता है। यदि कोई आकृति समरूप या सर्वांगसम है तो ध्यान देना उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। इसमें सवाल इस तरह से पूछ सकता है, कैसे कह दिया कि भाई यदि किसी त्रिभुज ABC में AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर और AC बराबर 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसके समरूप कोई हमारी आकृति PQR है। PQR में यदि PQ बराबर 3 सेंटीमीटर तो QR का मान ज्ञात कीजिए, या फिर PR का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से सवाल आपसे पूछ देगा। तो इस सवालों को कैसे लगा? जैसे मैं यहाँ पे QR का मान अगर पूछ दे तो उसको हम कैसे लगाते हैं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम इस कंडीशन पे चलेंगे तो हमारा AB अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? AB अपान हो जाएगा PQ बराबर हमारा क्या हो जाएगा? BC अपान हो जाएगा हमारा QR। तो यहाँ से QR हो जाएगा, AB का मान कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 रख देंगे। PQ का मान कितना दिया है? PQ का मान हमारा 3 दे दिया, तो यहाँ पे 3 रख देंगे। हमारा BC का मान कितना दे दिया? 4 दे दिया, यहाँ पे 4 रख देंगे। और यहाँ पे हमारा QR का मान हमको ज्ञात करना है, तो QR यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पक्षांतर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा?
क्यू आर बराबर 3 चौका 12, 3 चौका 12 बटे कितना हो जाएगा 5, 5 से काट देंगे 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, यानी 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, कौन सा क्यू आर का मान हो जाएगा। तो इसी तरह से इस पर सवाल लगते हैं, हमारा अगर पी क्यू का मान भी पूछे तो उसको भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस पर इसी तरह से सवाल लगते हैं। तो आप लोग नोट बना लीजिए इसका, समरूप और सर्वांग समता का नोट, क्या होता है समरूप और क्या होता है सर्वांग सम आकृतियाँ। तो इसको नोट कर लीजिए, एक बार फिर से ध्यान देना यहाँ पे। समरूप का मतलब समान रूप वाले वे आकृतियाँ जो एक ही रूप रेखा की हो उसे समरूप कहते हैं। सर्वांगसम का मतलब समान सभी अंग समान होने, ऐसी आकृति जिसकी सभी अंग आपस में बराबर हैं, समान अंग वाले। सर्वांगसम का मतलब एक सिंपल समान अंग वाले। और इसके लिए 3 कंडीशन हमेशा बनते हैं। पहला क्या बनता है, यदि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। दूसरा, यदि 2 भुजाएं आता है एक कोण आपस में बराबर हो। तीसरा कंडीशन क्या होता है हमेशा कि एक भुजा व 2 कोण आपस में बराबर। इसके लिए जो फार्मूला होता है, मतलब उनके संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। बात में नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना जो है। यदि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, यदि 2 भुजाएं था एक कोण आपस में बराबर हो, यदि एक भुजा व 2 कोण आपस में बराबर हो और उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, चाहे वो समरूप हो और चाहे वो सर्वांग सम हो, ठीक है। तो आज के दिन बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।